नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकाश पर आधारित जो मुख्य दो घटनाएं हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे इस लेसन में। ये 10वीं के अंदर जो प्रकाश वाला लेसन दे रखा है उसके संदर्भ में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखो, इस जो लेसन है, इस लेसन में जो प्रकाश है उस पर आधारित दो घटनाएं हैं। एक तो प्रकाश का परावर्तन है और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन है। दोस्तों, प्रकाश के बारे में हम वैसे सभी जानते हैं कि जो प्रकाश है क्या होता है, लेकिन इसको परिभाषा के रूप में या परिभाषित कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमने ये देखा है कि प्रकाश एक प्रकार की युक्ति है। प्रकाश एक प्रकार की युक्ति है जो क्या करती है, स्वयं वस्तु को दृश्यमान करती है। मतलब प्रकाश से वस्तु को दृश्यमान करने वाली युक्ति है। अगर प्रकाश की अनुपस्थिति हो, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे उदाहरण द्वारा समझें कि यदि कोई भी वस्तु अगर अंधेरे में है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, और यदि वो वस्तु प्रकाश में है तो हम उसको देख पाएंगे। जैसे हम स्वयं अगर अंधेरे में हैं और कोई वस्तु अगर प्रकाश में रखी हुई है तो हम उस वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं। देखो, प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। इसके अलावा हम कई प्रकार के कृत्रिम स्रोत और भी मान लेते हैं। और भी कई प्रकार के कृत्रिम स्रोत हैं, जैसे लैंप है, विद्युत है। इस प्रकार और भी कई प्रकार के स्रोत हैं। और हम ये भी जानते हैं, यदि कोई वस्तु पर प्रकाश गिरता है, कोई वस्तु पर यानी किसी वस्तु पर अगर प्रकाश गिरेगा तो वह वस्तु प्रकाश से के विभिन्न रंगों को, हम जानते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरेगा और गिरने के बाद में वह वस्तु प्रकाश में उपस्थित जिस रंग को परावर्तित करेगी तो वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। कहने का मतलब, किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश से गिरता है तो वह कुछ प्रकाश को अवशोषित करेगी और कुछ प्रकाश को परावर्तित करेगी। और जो परावर्तित प्रकाश है वो हमारी नेत्रों में आता है, और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिना पर बनता है। देखो, यहाँ पर हमने लिखा भी है, प्रकाश से परावर्तित प्रकाश हमारी नेत्रों में आता है और उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना से संवेदना मस्तिष्क में पहुँचती है और वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरेगा और उस प्रकाश में जो रंग है, जो रंग अवशोषित हो जाएगा वो तो हमें दिखाई नहीं देगा, और जो रंग परावर्तित होगा वो हमें दिखाई देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण या प्रकाश से आपतित होता है और वो लाल रंग को परावर्तित करती है, तो वह वस्तु लाल रंग की ही दिखाई देगी। अगर ये भी हो सकता है कि कोई वस्तु ऐसी भी हो सकती है कि जो सभी रंगों को परावर्तित कर दे, यानी किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरेगा और वो वस्तु सभी रंगों को अगर परावर्तित कर देगी तो वह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देगी। और यदि कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो वो वस्तु काली दिखाई देगी। यानी सारे रंगों को अवशोषित कर लेगी तो वो काली दिखाई देगी, और सारे रंगों को परावर्तित कर देगी तो वो सफ़ेद दिखाई देगी। हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश है वो सरल रेखा में, यानी ऋजु रेखीय गमन करता है, यानी सरल रेखा में गमन करता है। और सरल रेखा में गमन करता हुआ अगर हम प्रकाश को मानते हैं तो हम इन दो घटनाओं को, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इन दो घटनाओं को हम
समझा सकते हैं जब प्रकाश से सीधी सरल रेखा में गमन करें या ऋजु रेखीय गमन करें। लेकिन वास्तव में प्रकाश से सीधी सरल रेखा में गमन नहीं करता है। इसके कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझ सकते हैं, या कुछ घटनाएं हैं जैसे कोई विवर्तन है, अध्यारोपण है, या अन्य प्रकार की और भी कई घटनाएं हैं, उनको हम प्रकाश सीधी सरल रेखा में जो गमन करता है इसके आधार पर हम उसको नहीं समझा सकते। देखो, हम ये जानते हैं कि जब कोई छोटा अवरोधक है, यानी कि सूक्ष्म वस्तु है, उस सूक्ष्म वस्तु पर अगर प्रकाश से की वस्तु या प्रकाश से गिरता है, कोई सूक्ष्म जो वस्तु है, बहुत ही सूक्ष्म है, उस पर अगर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह क्या करेगा कि वो प्रकाश से उस वस्तु के किनारों से थोड़ा थोड़ा मुड़ जाएगा, मतलब पास पास से थोड़ा सा मुड़ जाएगा प्रकाश। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश से सीधी सरल रेखा में गमन नहीं करता, ये तरंग के रूप में गमन करता है। अगर प्रकाश को तरंग के रूप में गमन करता हुआ हम मानते हैं तो विवर्तन और अध्यारोपण, इन दोनों घटनाओं को हम समझा सकते हैं। लेकिन अगर प्रकाश को तरंग के रूप में माने तो हम किसी प्रकाश का जो पदार्थ है, यानी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसको नहीं समझा सकते, और जो प्रकाश की द्रव्य है यानी प्रकाश के पदार्थ है, उसकी अन्योन्य क्रिया है, उसकी व्याख्या भी इसके द्वारा नहीं कर सकते। इन दोनों की हम जो व्याख्या करेंगे वो हम प्रकाश से कण के रूप में मानेंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि प्रकाश कण के रूप में गमन करता है, और कण के रूप में गमन करेगा तो हम इन दोनों घटनाओं को, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और प्रकाश की द्रव्य की अन्योन्य क्रिया, इन दोनों घटनाओं को हम कब समझा पाएंगे? जब प्रकाश कण के रूप में गमन करता है, ये मानेंगे तो। और यदि प्रकाश को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में हम मानेंगे तो जो आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी है उसके अकॉर्डिंग हम माने तो प्रकाश है वो दोनों रूपों से, कण और तरंग दोनों रूप से गमन करता है, यानी तरंग को पैकेट द्वारा दर्शाया गया है, और इसके अनुसार प्रकाश को फोटोन, यानी प्रकाश कभी कण के रूप में और कभी तरंग के रूप में गमन करता है। ये आधुनिक की जो क्वांटम यांत्रिकी है उसके अनुसार हम समझा सकते हैं। लेकिन प्रकाश की जो दो प्रकृति हो गई, एक तो कण हो गया और एक तरंग हो गया। प्रकाश की इस प्रकृति को ध्येत प्रकृति कहेंगे हम। ध्येत प्रकृति मतलब प्रकाश की दो प्रकृति हैं, कण और तरंग के रूप में। ये व्यवहार सबसे पहले ये जो कण और तरंग के रूप में जो व्यवहार करता है प्रकाश, इसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक था डी ब्रोगली। मतलब डी ब्रोगली ने प्रकाश की ध्येत प्रकृति बताई है। अब इसके बाद में हम प्रकाश का जो परावर्तन है, हमारे जो इस रिलेशन के अंदर जो दो घटनाएं थी प्रकाश पर आधारित, उसकी जो पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? यदि कोई सतह है और इस सतह के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस प्रकार ये आपतित हो रही है, और आपतित होने के बाद में ये इस प्रकार उसी तल में या उसी समतल में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की ये जो घटना होगी उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ या सतह पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में दौड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, ये जो सतह हमने ली है, ये सतह दो प्रकार की हो सकती है, या तो एक समतल हो सकती है या चिकनी हो सकती है, दूसरी ये उबड़ खाबड़ हो सकती है या ये खुरदरी हो सकती है। तो यदि प्रकाश की किरण इस समतल सतह पर आपतित होगा तो नियमित दिशा में परावर्तित होगा, और इस उबड़ खाबड़ या जो खुरदरी वस्तु है, खुरदरी सतह है, इस पर प्रकाश अनियमित दिशा में परावर्तित होगा। तो यहाँ पर देखो, प्रकाश का जो परावर्तन के दो प्रकार हैं। पहला है नियमित प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या होता है? देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह नियमित दिशा में परावर्तित हो जाता है। इसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहेंगे हम। दूसरा जो है वो विसरित प्रकाश का परावर्तन है कि जब प्रकाश की किरण
किसी खुरदरी सतह या उबड़ खाबड़ सतह कह सकते हैं हम पर आपतित होता है तो वह सभी दिशाओं में बिखर जाता है, यानी कि अनियमित दिशा में परावर्तित होता है। विसरित प्रकाश के परावर्तन को अनियमित प्रकाश का परावर्तन भी हम कह सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये कोई पृष्ठ है, समतल है, इस पर ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये इधर परावर्तित हो गई, ये दूसरी प्रकाश की किरण आई और ये इस प्रकार परावर्तित हो गई, ये तीसरी प्रकाश की किरण ये परावर्तित हो गई। यहाँ पर सभी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में नियमित दिशा में परावर्तित हो रही है। और इधर देखो ये खुरदरी सतह है या उबड़ खाबड़ सतह है, इस पर ये प्रकाश की किरण आई इधर चली गई और ये प्रकाश की किरण आई इधर चली गई, मतलब ये अनियमित दिशा से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। इसलिए इसको विसरित या अनियमित प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं। अब देखो परावर्तन के नियम। देखो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं, मुख्य जो नियम हैं, यहाँ पर दो नियम जो दे रखे हैं, वो दो नियम यहाँ पर दे रखे हैं। देखो पहला जो नियम है वो ये है, आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आई आपतन कोण और कोण आर परावर्तन कोण। यहाँ देखिए ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ये कोई दर्पण है या कोई सतह है या कोई पृष्ठ है, इस पर ये प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण हो गई, ये प्रकाश की किरण जा रही है, परावर्तित किरण हो गई। इसके बीच में हमने कोई अभिलंब डाला है, कोई लंब डाल दिया हमने, ये लंब हमने इस प्रकार डाला है, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, दो कोण यहाँ पर बन रहे हैं। इस कोण को आई द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको आर द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है तो इसको आपतन कोण कहेंगे। इस कोण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये कोण बन रहा है, ये कोण, इसको हम आपतन कोण कहेंगे। और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में ये कोण बन रहा है, इसको हम परावर्तित कोण कहेंगे। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होंगे और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपको। अब अगला टॉपिक है दर्पण। अगला टॉपिक क्या है, दर्पण है। देखो दर्पण क्या होता है, साधारणतया हम जो कांच होता है उसको हम दर्पण बोल देते हैं। कांच पारदर्शी होता है और दर्पण है वो अपारदर्शी होता है। अब जो भी कोई पारदर्शी कांच है, उस पारदर्शी कांच के किसी एक पृष्ठ पर दर्पण क्या होता है, किसी पारदर्शी कांच के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है तो वह दर्पण कहलाएगा। मतलब कोई भी कांच है जो पारदर्शी है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं और उसके दो पृष्ठ हैं और किसी एक पृष्ठ पर हम परावर्तक पॉलिश कर दें, जैसे कोई भी परावर्तक पॉलिश करें, जैसे AgNO3 की जो परावर्तक पॉलिश है वो की जाती है सिल्वर नाइट्रेट की, तो वो दर्पण बन जाता है। अब जो परावर्तक जो पृष्ठ है, वो जो परावर्तक पृष्ठ होगा, अगर वो समतल है तो समतल दर्पण होगा और यदि वो गोल है तो वो गोली दर्पण बन जाएगा। तो समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण के बारे में हम चर्चा करें। समतल दर्पण, देखो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, परावर्तक पृष्ठ समतल होगा वो समतल दर्पण कहलाएगा और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होगा वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं। देखो समतल दर्पण की जो विशेषताएं क्या क्या हैं, एक तो समतल दर्पण की फोकस दूरी है वो अनंत होती है, यानी कि समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। तीसरा,
इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनता है। अगला, अगर समतल दर्पण है उसके सामने जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पर उस दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर दर्पण के सामने जैसे 5 सेंटीमीटर दूरी पर या 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उस का दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतनी दूरी पर बनेगा। 5 सेंटीमीटर पर रखी है तो 5 सेंटीमीटर पर बनेगा और 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और अगली जो इसकी विशेषता है वो ये है, अगर हमारा पूरा प्रतिबिंब देखना है या किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस वस्तु की जो लंबाई है उस लंबाई के आधे दर्पण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब, मान लो कि किसी की लंबाई 5 फुट है और उसको अपना जो पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसको 2.5 फुट दर्पण की आवश्यकता होगी, 2.5 फुट दर्पण की आवश्यकता होगी, तब वो अपना पूरा जो प्रतिबिंब है वो देख सकता है।